देखते हैं कि संविधान में एक संघीय रूप अपना गया है। संविधान में एक संघीय रूप, कनाडा की तरह हमने एक संघीय रूप अपनाया हुआ है, जहाँ ये बताया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि संविधान की प्रकृति है कैसी। तो पहला पॉइंट तो ये, संघात्मक का अर्थ होता है दोनों के अलग अलग अधिकार हैं। मेरे अलग अधिकार हैं, मेरे साथ जो रहता है उसका एक अलग अधिकार है। तो केंद्र का अलग अधिकार है, राज्य का अलग अधिकार है। तो संघात्मक जो है वो कहीं ना कहीं दोनों को अधिकार देता है अलग अलग कार्य करने का, या अलग अलग कामों को बताता है। एकात्मक में ये दिखता है कहीं ना कहीं एक और झुकाव थोड़ा ज़्यादा है। संघात्मक में आपको बराबर दिखेगा कि दोनों को कहीं ना कहीं अधिकार बराबर दिए हैं, लेकिन एकात्मक में आपको ये दिखेगा कहीं ना कहीं झुकाव एक और ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं संविधान के कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो संविधान को संघात्मक बनाते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे एकात्मक बनाती हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं संघात्मक वाला विषय, तो लिखित संविधान। तो पहला पॉइंट तो ये है, कभी भी राज्य और केंद्र में वाद विवाद होता है तो सबसे पहले संविधान को देखा जाएगा, संविधान में कि ये अधिकार किसका है। तो पहला पॉइंट, संविधान होना भी कैसे चाहिए हमारा लिखित। अगर संविधान लिखित ना हो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं केंद्र राज्य पर एक अधिक दबदबा बनाकर रखेगी, केंद्र को अधिक अधिकार चले जाएंगे। तो लिखित संविधान होगा तो संविधान को तुरंत लिया जाएगा और उसे पढ़ा जाएगा कि कौन सा विषय किसे दिया गया है और कौन सा अधिकार किसका है। तो क्वेश्चन आएगा, लिखित संविधान संविधान को बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संघात्मक। अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। भले ही संविधान लिखित है लेकिन उसके अंदर ये भी लिखना पड़ेगा आपको, हमेशा सर्वोच्च पे किसे रखा जाएगा, संविधान को। जब भी वाद विवाद होगा तो संविधान की बात को ही स्वीकार किया जाएगा। एक तो संविधान लिखित हो और एक संविधान की क्या हो, सर्वोच्चता। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हमने देखा स्वतंत्र न्यायपालिका, तो हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, उसको हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये हमारा केंद्र और ये छोटे छोटे हमारे राज्य हो गए। तो राज्य और केंद्र में किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ, अब विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो विवादों को सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट विवादों को सुनेगा तो वो स्वतंत्र होगा जब भी वो निष्पक्ष निर्णय कर पाएगा। मान लिया कहीं ना कहीं वो केंद्र के अधीन होता तो हमेशा ज़्यादातर केस केंद्र की सपोर्ट में जाते, लेकिन क्या लिखा हुआ है, हमारी न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है तो निर्णय जैसा होगा वैसा दिया जाएगा, निष्पक्ष निर्णय दिया जाएगा। अब मान लिया केंद्र के पक्ष में आ रहा है तो केंद्र के पक्ष में, राज्य के पक्ष में आ रहा है तो राज्य के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो दोनों को बराबर का क्या दे रहा है, अधिकार दे रहा है, और बराबर का अधिकार देता है तो कैसा हो जाएगा हमारा ये, संघात्मक। अगला पॉइंट, द्विसदनीय व्यवस्था। अब आप सब जानते हैं हमारी संसद के 3 अंग हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो हमारा जो संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लोकसभा जो है वो देश का नेतृत्व करती है और राज्यसभा जो है वो राज्यों का। तो लोकसभा ने क्या किया, कोई नियम बना दिया तो राज्यों का नेतृत्व करती है राज्यसभा। तो राज्यसभा उस विधेयक को पढ़ेगी, अगर वो विधेयक राज्यों के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाता है या राज्यों को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राज्यसभा उस विधेयक को रोककर या तो लौटा देगी या उस पर चर्चा करेगी। तो कहीं ना कहीं जो 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वो दोनों को अधिकार देते हैं बराबर, तो संविधान कैसा हो जाता है हमारा, संघात्मक।
दोहरी सरकारें, केंद्र सरकार अलग होती है और राज्य सरकारें अलग होती हैं। अगला पॉइंट, कठोर संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कुछ नहीं है, समय और स्थिति के अनुसार जब हम चीजों को जोड़ देते हैं वो कहलाता है संविधान संशोधन। अब संविधान में आप कुछ जोड़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो नॉर्मली जोड़ दिया जाए। नॉर्मली जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, राज्यों को कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो कठोर संविधान संशोधन, तो कठोर संविधान संशोधन हम उसे बोलते हैं लोकसभा के उपस्थित उम्मीदवारों का 2/3, राज्यसभा के उपस्थित उम्मीदवारों का 2/3। देश में जितनी विधानसभा हैं उन विधानसभाओं की आधी विधानसभाएं हाँ करेंगी। तो हमने मान लिया 31 विधानसभाएं भारत में, तो 31 विधानसभा में से कम कितनी विधानसभा हाँ करेंगी, 16। तो एक पॉइंट समझना आपको, कठोर संविधान संशोधन, संविधान में कठोर बदलाव हो रहा है। और कठोर जो बदलाव हो रहा है, तो कठोर जो बदलाव हो रहा है उसमें भी क्या देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्यों से भी पूछा जा रहा है और केंद्र का भी योगदान है। तो दोनों को अधिकार कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर, बराबर। तो याद रखिए, कठोर संविधान संशोधन में लोकसभा का 2/3, राज्यसभा का 2/3, और जब तक 16 विधानसभाएं हाँ नहीं करेंगी, जब तक विधेयक पास नहीं होगा, और विधेयक पास नहीं होगा तो संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो याद रखिए, कठोर संविधान संशोधन संविधान को कैसा बनाता है, संघात्मक। अगला देखते हैं, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा कहीं ना कहीं हम देखते हैं केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दे रहा है। केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा। तो फिर देखिए, तो फिर शक्तियों का बंटवारा जो है वो 3 सूचियों में हुआ है, संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर हमेशा नियम कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर हमेशा राज्य सरकार, और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन विवाद होने की स्थिति में किसकी बात मानी जाएगी, केंद्र सरकार की। क्वेश्चन आएगा, शक्तियों का बंटवारा संविधान को कैसा बनाता है, संघात्मक। तो ये सब वो विषय हैं, वे पार्ट हैं जो कहीं ना कहीं दोनों को बराबर के अधिकार दे रहे हैं। फिर देखिए, लिखित संविधान है तो संविधान कैसा कहलाएगा, संघात्मक। संविधान टॉप पर है तो भी संविधान संघात्मक। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो संघात्मक है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हमारी न्यायपालिका है वो केंद्र के अधीन होती, तो कहीं ना कहीं झुकाव केंद्र की ओर ज्यादा होता, और केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक के पास शक्ति जा रही है, तो संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक। फिर द्विसदनी व्यवस्था, अगर राज्यसभा ना हो तो केंद्र में जो लोकसभा है तुरंत नियम बनाती जाएगी, उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो क्या होगा, तुरंत नियम बनते जाएंगे और पास हो जाएंगे। कौन सा अच्छा नियम है, कौन सा नहीं है, राज्यों को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, इन सब पर फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। तो 2 सदन कहीं ना कहीं राज्यों का, जो राज्यसभा है कहीं ना कहीं राज्यों को बचा के रखती है, इसीलिए कैसा हो गया ये संघात्मक। संघात्मक को तो आप याद रखिए, दोनों को कहीं ना कहीं अधिकार दिख रहे हैं। फिर कठोर संविधान संशोधन, अगर संविधान बदलाव करना है कठोर वाला तो कहीं ना कहीं राज्य की विधानसभाओं से आपको पूछना पड़ेगा। शक्तियों का बंटवारा किया गया है, अलग अलग कामों को सौंप दिया गया है। हमने वे सब विषय देख लिए जो कहीं ना कहीं संविधान को संघात्मक बना रहे हैं, दोनों को अधिकार दे रहे हैं। अब देखते हैं ऐसे कोई विषय जो कहीं ना कहीं केंद्र को बड़ा करते हैं और राज्यों को छोटा। अब देखते हैं ऐसे विषय तो देख ही लिए जो कहीं ना कहीं दोनों को बराबर दर्जा दे रहे हैं। क्योंकि हमारा, हम लोग बोलते हैं हमने कनाडा का जो मॉडल है वो अपनाया हुआ है, संघीय। तो संघीय स्वरूप तो ये देख ही लिया, ऊपर से दिख रहा है। अंदर की ओर थोड़ा और जाते हैं तो संविधान कहीं ना कहीं झुक जाता है केंद्र की ओर। अब देखते हैं एकात्मक कौन कौन से विषय हैं। तो सशक्त केंद्र, इसका अर्थ यह है केंद्र कभी भी नहीं टूटेगा। तो केंद्र कभी नहीं टूटेगा तो ये कहलाएगा सशक्त। तो एग्जाम में आएगा केंद्र या सशक्त केंद्र किस ओर झुकाव ले जा रहा है, तो एकात्मक। हमारा संविधान संघीय, फिर देखिए आप, तो संघ का अर्थ ये राज्य को भी अधिकार है और केंद्र को भी अधिकार है। अब केंद्र राज्य दोनों को अधिकार है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दोनों को दर्जा बराबर है, तो हो गया संघीय। अब केंद्र को अधिकार दे दिए ज्यादा तो कहीं ना कहीं
संघीय ना होके कैसा हो जाएगा हमारा ये एकात्मक, पूरा झुकाव चला जाएगा हमारा किसकी ओर, पूरा चला जाएगा केंद्र की ओर। तो सशक्त केंद्र एकात्मक बनाता है, केंद्र कभी टूटता नहीं है। नश्वर राज्य, इसका अर्थ है राज्य कभी भी टूट जाता है। अभी हाल ही में हमारे लिए उदाहरण रहा है क्या, जम्मू कश्मीर तोड़ दिया गया है। फिर आंध्र प्रदेश से क्या बना, तेलंगाना। एमपी से क्या बना, छत्तीसगढ़। तो ऐसे याद रखिए राज्य कभी भी टूट जाएंगे, राज्य कभी भी टूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये झुकाव जा रहा है पूरा केंद्र की ओर। संविधान में शक्तियां उनको याद दी जा रही हैं। राज्यपाल का पद, तो कल आपको पढ़ाया था कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है। आप सब स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है। अगला देखिए, तो राज्यपाल का जो पद है तो कहीं ना कहीं केंद्र को दे रहा है अधिकार ज्यादा और राज्य को अधिकार दे रहा है कम। देखते कैसे। तो अगला पॉइंट ये है, ये हमारी राज्य की विधानमंडल, केंद्र में होती है संसद, राज्य में होती है विधानमंडल। केंद्र में होती है लोकसभा, राज्य में होती है विधानसभा। केंद्र में होती है राज्यसभा और राज्य में होती है विधान परिषद। अब केंद्र में कोई नियम बनेगा तो लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास। राज्य में नियम बनेगा तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद जिन राज्यों में हो वहां से मंजूरी ली जाएगी। तो फिर देखिए यहां राष्ट्रपति साइन कर रहा है और यहां पर साइन कौन कर रहा है, हमारा राज्यपाल। तो राष्ट्रपति हम आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव होता है जहां लोकसभा वोट डालती है, राज्यसभा भी डालती है। राज्यों में जो विधानसभा है उनकी निर्वाचित सदस्य डालते हैं। दिल्ली पांडिचेरी की भी जो हमारी विधानसभा है उनकी निर्वाचित सदस्य डालते हैं। तो एक पॉइंट समझना है हमको, राष्ट्रपति कहीं ना कहीं चुन के आ रहा है जिसमें राज्यों का भी योगदान है। अब देखिए राज्यपाल, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल अपने कामों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होगा, फिर राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कहीं ना कहीं पीएम की बात मानता है। तो एक पॉइंट समझना है कि जिन राज्यों में अपोजिट सरकार, जैसे केंद्र में आज बीजेपी है, राज्यों में मान लिया कांग्रेस है, तो हमने देखा छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। तो कांग्रेस में इस समय जो राज्यपाल है वो बीजेपी का है, इस समय जो राज्यपाल है बीजेपी का है। तो कांग्रेस सरकार राज्य में, यहां राज्य में कांग्रेस और राज्यपाल बीजेपी का है और राज्य में नियम जब बनेगा जब राज्यपाल साइन कर देगा। तो कहीं ना कहीं राज्यों की सभी जानकारियां राज्यपाल पर जाएंगी और राज्यपाल से कहीं ना कहीं सभी जानकारियां राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति कहीं ना कहीं पीएम को बता देता है। तो आपने देखा कि ये व्यक्ति है किसका, केंद्र का। ये व्यक्ति है किसका, केंद्र का। बैठता कहाँ है ये, राज्यों में। केंद्र का व्यक्ति है, बैठता राज्यों में, वेतन भत्ते भी राज्य देते हैं इसको, लेकिन अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहता है केंद्र के। तो कहीं ना कहीं राज्य की जो जानकारी है वो केंद्र पर जाती है और राज्य की जानकारी जैसे ही केंद्र पर जाती है तो कहीं ना कहीं झुकाव संविधान का चला जाता है एकात्मक की ओर। केंद्र का व्यक्ति है, राज्य में बैठता है, राज्य से वेतन लेता है, जानकारियां पूरी पहुंचा देता है केंद्र के पास। अब देखिए आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल हमारे संविधान में 3 प्रकार के हैं। आप सबको कमेंट बॉक्स में यही बताना है कि आपातकाल हमने कहां से लिया है। तो आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं। तो पहला पॉइंट समझिए आप, आपातकाल 3 प्रकार से हैं। एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात जो है, जो राष्ट्रीय आपात है वो युद्ध के समय लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपात जो है वो युद्ध के समय लगाया जाता है। युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आई तो क्या लगता है, आपात। और आपातकाल जैसी लगता है तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र राज्य सूची पर भी क्या बनाती है, फिर नियम। तो एक पॉइंट समझना है आपको
केंद्र अपना काम करेगा, सामान्य स्थिति में केंद्र अपना काम, राज्य अपना काम, लेकिन आपातकाल लगा तो राज्य सूची पर भी नियम कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। यानी कि राज्यों का प्रशासन भी कौन संभालेगा? हमारा केंद्र सरकार। ऐसे राष्ट्रपति शासन होता है, जब सरकारें बहुमत खो देती हैं तो वहां लगता है राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन में जो राज्यपाल है वो राज्य का काम वाम संभालता है राष्ट्रपति कहने पर। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल किसका व्यक्ति है? राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति पूरी जानकारी देता है पीएम, मंत्रिमंडल को। तो याद रखिए, आपातकाल लगने पर राज्य की सभी शक्तियां जाती हैं केंद्र में, तो कहीं ना कहीं झुकाव कहां चला रहा है? केंद्र में जा रहा है। एकल निर्वाचन आयोग, लोकसभा का चुनाव भी कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा का भी निर्वाचन आयोग, फिर विधानसभा का भी निर्वाचन आयोग, विधान परिषद का भी निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन आयोग, और उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन आयोग। तो याद रखिए, लोकसभा तो केंद्र का एक चुनाव है, और विधानसभा में चुनाव अलग होता है। तो केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव कौन कराता है? हमारा निर्वाचन आयोग। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कहीं ना कहीं बात मानता है मंत्रिमंडल की। अब याद रखिए, केंद्र की बात मान के राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है निर्वाचन आयोग की। अब जो निर्वाचन आयोग है वो है तो नियुक्त केंद्र सरकार द्वारा, और चुनाव कहां कराता है? राज्यों में। तो कहीं ना कहीं झुकाव चला जाता है उसका केंद्र की ओर। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 से दिखती है हमको। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं, जो अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस है, आईपीएस है, तो आईएएस की जो परीक्षा है वो यूपीएससी कराता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे यूपीएससी की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती आर्टिकल 312 से कौन कराता है? यूपीएससी। और यूपीएससी केंद्र का है, तो यूपीएससी आईएएस की भर्ती करता है और नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो जो अखिल भारतीय सेवा में जो आईएएस आईपीएस हैं तो केंद्र के, बैठते कहाँ हैं? राज्यों में, और कहीं ना कहीं अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहती हैं वो केंद्र के लिए। तो अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों को छोटा बनाती हैं और केंद्र को बड़ा, और कोई भी चीज जो केंद्र को बड़ा बनाए वो झुकाव चला जाता है हमारा एकात्मक की ओर। लचीला संविधान संशोधन, कुछ बदलाव हमारे केवल विशेष बहुमत से हो जाते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति केवल 2/3 से ये पास कर दें। अभी हमने देखा कि एक संविधान संशोधन ऐसा हो रहा था जिसमें 2/3 और आधे राज्य समझ जाएंगे, कहेंगे नुकसान ना हो हमको, तो राज्य हाँ कर रहे हैं वहां। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जो 2/3 से हो जाते हैं, तो यहां कहीं ना कहीं राज्यों से पूछा ही नहीं गया, केंद्र ने बदलाव कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं झुकाव जाता है केंद्र की ओर, और केंद्र की ओर जा रहा है तो कैसा हो गया? एकात्मक। फिर क्वेश्चन समझना आपको, ये सब ऐसे विषय हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र को मजबूत बनाते हैं, और ये सब ऐसे विषय हैं जो कहीं ना कहीं राज्य को मजबूत बनाते हैं। अब एक पॉइंट समझें आप, क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन कौन से विषय एकात्मक की ओर झुकाव रखते हैं और कौन कौन से विषय हमारा संघात्मक। संघात्मक का अर्थ आप याद रखिए, दोनों को अधिकार दिया है। एकात्मक का अर्थ याद रखिए, झुकाव केंद्र की ओर ज्यादा है। तो फिर देखते हैं, लेकिन संविधान होगा तो चर्चा हो जाएगी किसका अधिकार है। संविधान की हमेशा सर्वोच्चता रखी जाएगी, संविधान निर्णय करेगा। न्यायपाल का सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होगा, जैसा केस सुनाना वो सुना देगा, चाहे वो केंद्र के पक्ष में जाए या फिर राज्य के पक्ष में जाए। 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा। कठोर संविधान संशोधन होगा। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो राज्यों से पूछकर ही होंगे। फिर अगला पॉइंट, शक्तियों बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, अपना अपना काम अलग कीजिए। तो ये सब कहीं ना कहीं संविधान में बराबर का दर्जा दे रहे हैं। संघात्मक। एकात्मक उसे बोलेंगे झुकाव केंद्र की ओर ज्यादा हो जाएगा। सशक्त केंद्र, केंद्र कभी टूटता नहीं है। नस्व राज्य, राज्य कभी भी टूट जाएगा। राज्यपाल व्यक्ति होता है केंद्र का, बैठता राज्यों में। आपातकालीन शक्तियां, जब आपातकाल लग जाएगा तो राज्य सूची पर नियम कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर भी नियम कौन बना रही है? केंद्र सरकार। तो याद रखिए एकात्मक झुकाव हो जाएगा। एकल निर्वाचन आयोग है,
एकल निर्वाचन जो आयोग है तो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चुनाव केंद्र का भी कराता है, राज्य का भी कराता है, तो कहीं ना कहीं झुकाव चला जाता है इसका केंद्र की ओर। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस का पद, आईपीएस का पद नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यों में ये जॉब करते हैं। लचीला संविधान संशोधन, कुछ बदलाव संविधान में ऐसे होते हैं जो बिना राज्य के पूछे भी हो जाते हैं, इसलिए ये एकात्मक की ओर झुकाव। अब ना तो संघात्मक दिख रहा संविधान हमको, ना संविधान एकात्मक दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक। तो एक संविधान के जानकार हैं, ज्ञाता है व्हीलर ने बोला है भारत का संविधान ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है, केवल कैसा है, अर्ध संघीय। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा भारत का संविधान कैसा है, अर्ध संघीय है। याद रखिए संविधान संशोधन जो है कठोर जो होता है वो संघात्मक बनाता है और लचीला जो है वो बनाता है उसको एकात्मक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आए।